हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनसरकारी। सो स्टार्टिंग विद द न्यू आर्टिकल। सो यहाँ पे हम बात करें सेंट पैट्रिक्स डे। तो टॉकिंग अबाउट 75 years ऑफ celebration of diplomatic relations between India and Ireland. So इट इज़ अ नेशनल डे विच इज़ सेलिब्रेटेड इन आयरलैंड, तो सेंट पैट्रिक्स डे। एंड यहाँ पे हम बात कर सकते हैं पहले की फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पीरियड पे भी कुछ कॉलोनियल लिंक था, तो उस टाइम पीरियड में भी वी आल्सो हैड पार्टनरशिप विद आयरलैंड। औशक, आप यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो कि व्हाट काइंड ऑफ पार्टनरशिप या आयरलैंड का क्या रोल था ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम्स विद इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, आयरलैंड का जो टॉप पोर्शन है, नॉर्दर्न आयरलैंड, इट इज़ नाउ पार्ट ऑफ द यूके। और वो फोर्सफुली इंटीग्रेट किया गया यूके के अंदर में। तो दैट इज़ वाई आयरलैंड हैड अ वेरी यंग ट्रेडिशन, मतलब उस समय ट्रेडिशन ऑफ द रेवोल्यूशनरी आर्मी, फॉर एग्जाम्पल आईआरए, आयरिश रेवोल्यूशनरी आर्मी। उसके बाद फिर वहाँ पर भी होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। इट वॉज अडॉप्टेड बाय द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया, एनी बेसन के साथ। तो आयरलैंड डिमांड कर रहे थे कि ऑटोनॉमी मिलना चाहिए उन्हें विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द यूके। तो वहां से मेनी ऑफ द रेवोल्यूशनरीज इन यूके, दोज हु वर ट्रैवलिंग टू यूके, दे वर इन कांटेक्ट विद द आईआरए आर्मी। और उसको बॉम्ब मैनुअल बाकी से, फॉर एग्जांपल श्याम जी कृष्ण वर्मा के जो इंडिया हाउस थे वहां पर भी सावरकर और बाकी जो लोग ट्रेन हुए थे, वो भी आयरिश आयरिश रिपब्लिकन आर्मी उनके साथ भी कोलैबोरेशन कर रहे थे, जर्मन से कोलैबोरेशन कर रहे थे। तो ये एक कनेक्शन है हम्म, ठीक है। 1910 के अराउंड पूरा। ओके, और तो बाकी इसमें। हम्म। देखा जाए तो फोर फोर एरियाज है। नॉर्मली आयरलैंड डेवलप कंट्री है, तो उनका जो कंसर्न होगा वो भी करीब करीब सेम ही होगा जो डेवलप कंट्रीज का रहता है। फॉर एग्जांपल कि वर्क फोर्स से रिलेटेड, फिर वीजा से रिलेटेड, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, और होम इन वो इट कैन प्रोवाइड अ वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन। डबलिन जैसे आइलैंड का है ना, तो यहाँ से लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उसका एक डिमांड रहता है। मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन हम्म। में उनका रोल ग्लोबल नॉर्थ साउथ का फर्क रहेगा। तो ये सब कंटिन्यू। हाँ, बाकी यहाँ पे हम इसको करंट से रिलेट करके चले तो आयरलैंड का हम कंपेयर कर रहे हैं, आयरलैंड और इंडिया को। तो आयरलैंड का करंट कॉन्फ्लिक्ट जो चल रही है, रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें या जो इसराइल हमास अटैक हुआ था उसकी बात करते हैं, तो स्टैंड उनका यही है कि मतलब एक तरीके से जो डेमोक्रेटिक कंट्री का स्टैंड हो सकता है, अगर नहीं भी पता है तो द डिमांड फॉर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। एंड रशिया यूक्रेन वॉर में दे अकाउंट की अकाउंटेबिलिटी रशिया की होनी चाहिए कि उन्होंने इलीगली इन्वेड किया है, एंड दे आर सपोर्टिंग यूक्रेन। तो इवन यूक्रेन की मेंबरशिप फॉर द यूरोपियन यूनियन दैट इज बीइंग सपोर्टेड बाय आयरलैंड। और इसराइल हम इस वॉर में वो सपोर्ट करते हैं कि होस्टेजेस रिलीज होने चाहिए या ह्यूमन राइट्स दे शुडंट बी वायलेटेड, एक सीज फायर होनी चाहिए। तो दीज आर द स्टैंड ऑफ आयरलैंड एज पर एज कॉन्फ्लिक्ट इज कंसर्न। इंडिया के स्टैंड की बात करते हैं तो वी सी कि इंडिया बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलता है। हम भी ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करते हैं, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, रूल्स बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए। तो दैट इज द स्टैंड। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जैसे कॉलोनियल टाइम्स में इंडिया का जो एक्सपीरियंस रहा कि वी ऑल्सो फेस्ड सेवरल फेमीन्स थे, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, फोर्स्ड माइग्रेशन देखने को मिला। तो इवन आयरलैंड में भी कुछ सिमिलर इंसिडेंट्स रहे। तो कुछ हम बोल सकते हैं कि जर्नी थोड़ी बहुत इंडिया की कॉलोनियल जर्नी और आयरलैंड की जर्नी थोड़ी बहुत सिमिलर रही। तो यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि यूरोपियन यूनियन जब से ज्वाइन किया है आयरलैंड ने 1973 में, तो उसके बाद से क्या चेंजेस हुए, कॉन्फ्लिक्ट नॉर्दर्न आयरलैंड की और यूके की जो अभी औशिक ने एक्सप्लेन की। एंड अब यूथ की बात करते हैं तो यूथ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, इनोवेटिव सॉल्यूशंस कैसे इस एरिया में दे कैन हेल्प। तो डेमोग्राफी में वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, और बाकी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में दे कैन प्ले क्रिटिकल रोल। अपार्ट फ्रॉम दिस जो बाकी एरियाज, इकोनॉमिक एरियाज हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेड के लिए, एंड इवन फॉर एजुकेशन। तो इट इज काइंड ऑफ वी कैन से हब फॉर दीज एरियाज जब हम आयरलैंड की बात करते हैं। तो वर्ल्ड की जो टॉप 5 सॉफ्टवेयर कंपनीज है, इवन दे आर ऑल्सो लोकेटेड, और वी कैन से होम टू आयरलैंड, तो मतलब पेरेंट कंपनीज आयरलैंड में ही लोकेटेड हैं। तो इवन मेडिकल टेक्नोलॉजी, सो दीज आर टू इम्पॉर्टेंट एरियाज। तो सर्विसेज सेक्टर में भी वी कैन से द रिलेशन कैन होल्ड सिग्निफिकेंस। एंड इसके अलावा वी टॉक अबाउट
entrepreneurs हुई है, कल्चरली रिच एनवायरनमेंट। सो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल चैलेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो पीसी की आयरलैंड इट इज रैंक्ड अमंग्स द टॉप 10 कंट्रीज जब हम ह्यूमन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं। तो कल ही हमने देखा था कि इंडिया की पोजीशन ऑल दो एक रैंक से इंप्रूव हुई है, बट ओवरऑल इट इज लाइक लोअर देन इवन जो इंडिया की नेबरहुड कंट्रीज हैं। 134 was the rank। तो यहाँ इस एरिया में भी वी कैन लर्न फ्रॉम और वी कैन शेयर अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप विद आयरलैंड। तो ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी और एफिशिएंसी साथ में हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, साथ के साथ सस्टेनेबिलिटी को भी लेके अगर हम चले तो इंडियन लिंक यहाँ पे मेंशन है कि इंडियन डायस्पोरा यूथ दे आर गोइंग फॉर एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट इवन इन आयरलैंड। तो आईटी सेक्टर, हेल्थ केयर, दीज आर सम ऑफ द की एरियाज। एंड तो ये सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं। तो औशिक इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। नो वंसी वी डिस्कस डिटेल। ठीक है। इसमें अगर बोला जाए तो टू इम्पोर्टेंट थिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एलसीएच और अपाचे। अपाचे हेलीकॉप्टर, इट हैज़ बीन प्रोक्योर्ड फ्रॉम यूएसए। वो हेवी, एक इसको बोला जाता है कि इट इज ए टैंक, जो वो एक तरह से एयरवे में टैंक है। अपाचे हेलीकॉप्टर हेवी है, वो लड़ नहीं सकते इन अ वेरी हाई ऑल्टीट्यूड। दैट इज वाई इंडिया इज डेवलपिंग अ न्यू सेट ऑफ हेलीकॉप्टर्स को बोलते हैं एलसीएच, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर। 156 प्रोक्योरमेंट किया किया गया है। और वो एक तरह से डिवीजन किया जाएगा बिटवीन द आर्मी एंड एयरफोर्स। वैसे ही अपाचे को भी किया जा रहा है, आर्मी एंड एयरफोर्स। बस ही। एक बस तो यहाँ जो पे डील एल में। एस एल एस एल एस सी है, एल एस सी लाइन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इट इज इन अ वेरी हाई ऑल्टीट्यूड रीजन। और अपाचे जा नहीं सकते वहां पर, तो हाई ऑल्टीट्यूड में एलसीएच को भेजा जाता है। बोलो मुझे। यहाँ पे लाइक 2020 में जो डील हुई विद बोइंग की 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स को और प्रोक्योर किया जाएगा $800 million पे। तो अपाचे हेलीकॉप्टर्स फिर हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं, मतलब ये तो एलसीएच के हमने एडवांटेजेस की भी बात करी कि लाइट होते हैं इन टर्म्स ऑफ वेट, तो हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स में जा सकते हैं, जहाँ पे वी कैन से कि सिक्योरिटी कंसर्न्स है बॉर्डर एरियाज में। तो अपाचे का एक जैसे आपने बोला कि इट इज सीन एज अ टैंक इन द एयर। हाँ, मतलब तो एग्जैक्ट कि दैट अगर अगर जैसे तीन एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल राफेल जैसे हो गया, वो एयरक्राफ्ट के हाई 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 प्रेसिजन टेक्नोलॉजी है। फिर एक और MH60 था, जो हम लोग पढ़े इसमें सी किंग बोलते हैं, शी में। तो वो एक तरह से हेलीकॉप्टर में राफेल है। और इसको बोला जाता है कि टैंक है, क्योंकि एक तरह से क्योंकि वो लो ऑल्टीट्यूड में भी इट कैन मैन्यूवर वेरी इजिली, और इट कैन इंटीग्रेट वेरियस टाइप्स ऑफ वेपन्स। उसका स्पीड चेंज कर सकते हैं और इंटीग्रेटेड होता है हाईली। हेलमेट से आप जिस तरह आप मूव करेंगे उस तरफ आपका पॉइंटर होता है। तो ज़्यादा टेक्नो हाई टेक्नोलॉजी, तो इसको यूज़ करते हैं हर यूएस लोग। बिहेवियरल एनालिसिस, तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की बात हो रही है एंड इंटीग्रेशन विद टेक्नोलॉजी, तो दोनों का कॉम्बिनेशन काफी वी कैन से कि मल्टीप्लायर इफेक्ट्स उसके काफी सारे हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव सेंस। तो फाइनेंशियल फ्रॉड्स को प्रिवेंट करने की यहाँ ओवरऑल बात हो रही है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स प्लस टेक्नोलॉजी। So, like यहाँ पे anomalies in consumption behavior help in understanding the in terms of preventing fraud, एक ये area of application हो सकता है। तो apart from जो बोला कि मतलब prevention of financial frauds, तो जो anomalies है हमारे consumption behavior में हम जो देख रहे हैं, या जो इवन स्ट्रक्चरल शिफ्ट है डेटा एनालिसिस में भी, उसमें भी दोनों चीजें साथ में कंबाइन करेंगे तो डेटा एनालिसिस में भी काफी हेल्प हो सकती है। तो सस्पिशियस कंज्यूमर बिहेवियर की बात हो रही है, दैट कुड बी मॉनिटर्ड, तो इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ऑड आवर्स। तो फाइनेंशियल फ्रॉड्स और जो कंजम्पशन बिहेवियर, सस्पिशियस कंजम्पशन बिहेवियर है, उसको मैच किया जा सकता है एंड वी कैन लाइक इन लेस टाइम वी कैन गेट टू नो कि या तो पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड हो सकती है या जो फ्रॉड हुए उनको भी हम ट्रेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ट्रांजैक्शंस कैन नॉट बी डिलीटेड क्योंकि ये डिजिटली स्टोर हो जाते हैं, तो डिजिटली यू कैन नॉट डिलीट थिंग्स। तो ट्रांजैक्शंस कैन बी ट्रैक्ड अगेंस्ट द यूजुअल पैटर्न्स जो है एंड अनऑथराइज्ड बेनिफिशियरी एडिशंस अगर किए जाते हैं, तो ऑल ऑफ दैट कैन बी ट्रैक्ड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इस तरीके से आपका बिहेवियर है वो भी ट्रेस किया जा सकता है। हम्म। सो तो ओवरऑल इसमें यही अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जब ट्रेस किया जा सकता है,
तो दे कैन बी अ चैलेंज ऑफ डेटा प्राइवेसी और सेफ्टी ऑफ द कंज्यूमर डेटा, क्योंकि कोई ना कोई ट्रेस करेगा। तो आरबीआई जब करेगा तो द डेटा विल बी स्टोर्ड, तो वो क्या सिक्योर रहेगा, वो क्वेश्चन उठता है यहाँ पर। क्योंकि हाँ, गुड आपके केस है। वर्चुअल डेटा से लेकर के बाकी जो पर्सनलाइज इंटरेक्शन है, वो सब यूज किया जा सकता है। किसको आप हम्म। कितने पैसे दे रहे हो, कहाँ पर दे रहे हो, कैसे दे रहे हो। तो उसी कारण आसानी होगा वेरिफिकेशन ऑफ द डेटा, लेकिन डेटा प्रोटेक्शन इज नीडेड। तो इसमें दो स्कीम है, आरबीआई ओम्बड्समैन। इट इज टू प्रोवाइड द इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल एवेन्यू टू सिटीजन फॉर द अनरिजॉल्व ग्रीवांसेस। सिटीजन को कुछ भी लगता है ग्रीवांसेस, जो जाकर के आरबीआई ओम्बड्समैन में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, कल पढ़े, जो उत्कर्ष की, आरबीआई लेड। इट इज टॉकिंग अबाउट द हायर सेटिंग ऑफ द हायर एथिकल स्टैंडर्ड इन द बैंकिंग सेक्टर। कंटिन्यूस। तो ये जैसे आपने भी कंसर्न बोला कि सर्विलेंस का कंसर्न हो सकता है, डेटा सेफ्टी का हो सकता है कंज्यूमर्स के पार्ट पे, तो साथ ही जो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है, ये यही है कि लोगों का जो ट्रस्ट है उसको और स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है। तो मतलब चीजें साइमल्टेनियसली की जा रही है कि ट्रस्ट भी स्ट्रेंथन रहे और जो एक्चुअली फ्रॉड्स हैं हम उसको भी प्रिवेंट कर सके। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब्स। तो यहाँ पे मानसी एक चीज पूछनी है कि जैसे इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है, तो इसके बारे में तो पता है, जैसे कि 2021 में आई। डेप्यूटी डायरेक्टर जो है आरबीआई के, वो इसको डील करते हैं, वो ओम्बड्समैन कहलाते हैं। 30 दिन के अंदर रेगुलेटेड एंटिटी जो है, यानी जो आपके बैंक हैं, उनमें फाइनेंशियल फ्रॉड है, साइबर का कुछ है, पैसा आपका चला गया कहीं पर, जितने भी रिलेटेड इश्यूज हैं, आप बैंक में जाइए, रेगुलेटेड एंटिटी अगर नहीं देता तो 30 दिन के अंदर आरबीआई के अंदर ओम्बड्समैन स्कीम के अंदर अप्लाई करके वहां पर आप अपना केस डील कीजिए। लेकिन मेरा यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि जो ओम्बड्समैन स्कीम के अंडर क्या कोई डिफाइंड एरियाज हैं कि वही डील किए जाएंगे ग्रीवियंस में, या कुछ भी मैटर मतलब लिया जा सकता है? नहीं, आई थिंक यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियली रिलेटेड जो केसेस हैं वो ही डील किए जाएंगे। फाइनेंस थैंक से है, बैंकिंग फ्रॉड्स हैं, तो उससे ही लिमिटेड रहेगा ना। यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो रेलवे प्लान्स टू डेवलप मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब्स, तो मॉडर्नाइजेशन पीपीपी मॉडल की बात करते हैं तो यहाँ पे रेलवे स्टेशंस को हम एज ओनली लाइक जो कन्वेंशनल आइडिया रेलवे स्टेशंस का, उससे आगे मूव करने की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे लाइक शॉपिंग सेंटर कॉम्प्लेक्सेस, फूड कोर्ट्स, ये सब कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इवन हॉस्पिटल से जो कनेक्टिविटी है उसकी बात की जाती है। तो दिस ऑल्सो जो रेलवे स्टेशन है, दिस इज ऑल्सो फॉर्मिंग एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एस्पिरेशनल सिटीज, या जब हम स्मार्ट सिटीज क्रिएशन की बात करते हैं। सो हैव यू आर ये सीइंग एक ही है इसमें बस। मल्टी एक्टिविटी एस्पिरेशन। रेलवे स्टेशन, जब हम लोग बात करते हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, उसका रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, अयोध्या, बनारस, पटना, हमेशा बिग सिटी के बारे में बात करते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो जब तक आप जोड़ेंगे नहीं फॉर द एस्पिरेशनल सिटीज, तब तक वो पूरा विकसित भारत नहीं हो सकता। इसलिए पॉपुलेशन ऑफ 10 lakhs मोर, वहां पर भी मल्टी मोडल कनेक्टिविटी आएगा, हर एक चीज कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका जो एरिया है, आपने बोला जैसे हॉस्पिटल होगा, फिर एम्यूनिटीज होगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर में। और स्वच्छता अभियान रेलवे स्टेशन के अकॉर्डिंग वहां पर भी होगा। फिर लोकल हेरिटेज और पेंटर्स को भी एम्प्लॉय कर सकते हैं रेलवे स्टेशन के लिए। तो ओवरऑल रेलवे स्टेशन विल बी बिकम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द विकसित भारत, और एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट में भी आएगा। जहां तक क्वेश्चन है प्रेरणा का, व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट एरियाज नीडेड इन द करेंट रेलवेज ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इम्प्रूवमेंट कहाँ का चाहिए? तो रेलवेज इंडिया में जो ऑपरेटिंग रेशियो है, कितना जो खर्च होता है और कितना कमाते हैं, इट इज 99.6 ओवरऑल। 99.6 खर्च होता है, 100% जब कमाते हैं। दूसरा, सबसे ज्यादा जो सब्सिडी आता है वो एक तरह पैसेंजर ट्रेन में दिया जाता है। फ्रेट कॉरिडोर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि फ्रेट कॉरिडोर से मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेशन होता है, प्रॉफिट भी जनरेशन होता है। लेकिन मोस्टली पैसेंजर में लॉस होता है थ्रू सब्सिडीज। सिर्फ और सिर्फ थर्ड एसी जो है वो प्रॉफिटेबल है। अगर थर्ड में आते हैं, सेफ्टी से इशू है, कवच सिस्टम कहीं हाँ। काम नहीं किया, पूरा हुआ नहीं इंटीग्रेट इंडिया में अंदर में। तीसरा, फोर्थ हो गया कि जो रेलवेज है वो स्लो है, और अभी स्पीड होना चाहिए, तो उसी के लिए दो एरिया आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अलग से बनाया जाएगा। और दूसरा कि जो बुलेट ट्रेन है,
वो तो स्टैब्लिश होगा, लेकिन साथ साथ जो सेमी स्पीड रेलवेज है उसको भी बढ़ाया जा रहा है, इसलिए हर जगह वंदे भारत अपग्रेडेशन हो रहा है। पांचवा, सिटीजन सर्वे और सिटीजन एम्यूनिटीज को कैसे प्रमोट कर रहा है, तो उसके लिए स्वच्छता रेलवेज का बात होता है यहाँ पर। उसके बाद फिर बायो टॉयलेट इंटीग्रेट किया गया है हर एक बोगी में, ताकि जो फीकल मैटर है वो रेलवे ट्रैक के ऊपर नहीं गिरे। और फिर दूसरा बात होता है कि जो रेलवे के अंदर में जो बोर्ड से रिलेटेड इशू था, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इशू था, उसे के लिए अलग सर्विस लाया गया, IRMS, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, इंटीग्रेट कर दिया ओवरऑल IRTS IRP सबको इसके अंदर। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट एरियाज की अ, एक अ, और चैलेंज यहाँ पे मैं ऐड करूंगी कि बोलो। हम देखते हैं कि इंडियन रेलवेज में ज़्यादा जो पॉपुलेशन ट्रैवल करती है या तो वो पुअर पॉपुलेशन होती है या लोअर मिडिल इनकम होती है। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि अपर मिडिल इनकम फैमिलीज जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी कैसे रेलवेज के थ्रू ज़्यादा ट्रैवल करें। तो हमने देखा है कि AC कोचेज और ये सब अब इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। हम्म। नेक्स्ट, इसमें एक इलेक्टोरल की बॉन्ड। हाईलाइट है कि टॉप इलेक्टोरल बॉन्ड डोनर्स थे, दे वर अंडर द स्कैनर ऑफ ED एंड IT डिपार्टमेंट। तो इससे बस ये उठता है क्वेश्चन कि वो फिर डोनेट क्यों कर पाए। ऐसा इलेक्टोरल बॉन्ड में प्रोविजन होना चाहिए, अभी तो एक तरह से नल एंड वाइड हो चुका है, लेकिन अगर बाद में भी अगर डोनेट करेंगे, ऐसा प्रोविजन होना चाहिए जो ऑलरेडी इस ED के स्कैनर के अंदर में, मनी लॉन्ड्री एक्ट के अंदर में, वो डोनेट नहीं कर सके, ऐसा कुछ प्रोविजन होना चाहिए जो है नहीं। बस। हाँ ये हो सकता है, बट उसमें भी ये चीज़ है कि वो तो अभी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, जब फाइनल डिसीजन आएगा तब वो चीज़ डिसाइड और होगी। होल्ड पे ले आ सकते हैं कि होल्ड, क्योंकि आपका ऑलरेडी प्राइमिया फेसिया केस में आपके ऊपर ये अगर हो रहा है इन्वेस्टिगेशन, तो आप नहीं दे सकते अनटिल अनलेस इन्वेस्टिगेशन में आप इनोसेंट, ऐसा कुछ होना चाहिए। फिर नेक्स्ट, रिगार्डिंग द न्यू। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि CGI शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इनटू द अपॉइंटमेंट कमेटी, लेकिन 2023 में वापस से जो अमेंडमेंट आया, इट वाज इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन फॉर सर्विस टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023, जिसमें से एग्जिस्टिंग जो कंडीशन था कि प्राइम मिनिस्टर रहेंगे हाई पावर्ड चेयर पैनल में, साथ साथ लीडर अपोजिशन रहेंगे और एक मिनिस्टर रहेंगे, दे विल अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो वही अपहोल्ड हुआ सेम। हम्म। तो जैसा पहले था उससे कभी वैसा ही है। हाँ वैसे ही मतलब वापस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हैव रिफ्यूज टू इंटरवीन इन स्पाइट ऑफ गिविंग मैसेज पहले कि द CGI शुड बी इंक्लूडेड इनटू इट, तो दिसंबर, एंड विच रिप्लेसेस द CGI विद द कैबिनेट मिनिस्टर इन द सिलेक्शन पैनल चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, तो उसको होता है। यही है कि लिखा हुआ है यहाँ हम्म। पे भी कि the grounds on which this hurry and the lack of transparency shown by the government has sent a wrong message that the two retired IAS officers are favorable to the regime in power. Or we can just have a look at the names also. दो election commissioners, Gyanesh Kumar and Sukhbir Singh Sandhu. हम्म। फिर पीनल कोड फॉर AI, जब AI रेगुलेशन बात करते हैं तो वर्ल्ड में दो इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी बॉडीज अगर बोल सकते हैं से और होने वाला है, जैसे EU आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट, हार्मोनाइज रूल, हार्मोनाइज कैसे, इट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द यूटिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ द AI एंड ऑल्सो द हार्म्स, तो उसको बीच में बैलेंस करना ओवरऑल। और एक रूल है जो व्हाइट हाउस रिलेटेड है, लेकिन वो एग्जैक्टली एक्ट नहीं बना। तो अगर EU का देखा जाए तो इट इज इम्प्रूविंग द इंटरनल मार्केट बाय लेइंग डाउन द लीगल फ्रेमवर्क, यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क फॉर द होल 440 मिलियन पीपल रिसाइडिंग इन यूरोपियन यूनियन, और क्लासिफिकेशन किया हुआ AI को इनटू टू एरियाज, हार्म बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ द प्रोग्राम, तो उसको ऑल्सो रेगुलेट करेगा हाई रिस्क AI सिस्टम। अगर उनको लगता है कि जो प्रोग्राम है या फिर एल्गोरिदम है इट कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट द सोसाइटी, तब उसको रेगुलेट कर सकते हैं। दूसरा चीज की, जो भी AI सिस्टम एम्प्लॉय करते हैं मैनिपुलेटिव सब लिमिट टेक्निक्स, उसको भी, तो ओवर हाँ, तो ओवर दो एरिया, यहाँ पे यही इट होता है। हार्म्स
हाँ, जो एआई प्रैक्टिस अगर हार्मफुल है उसको बैन किया जाएगा, सिंपल सा बात है। हाँ, अब मतलब बाकी की जो फ्रेज नॉर्मल यही एआई। है कि हम्म। वो अगर उसको टारगेटेडली यूज किया जा रहा है फॉर ऑल्टरिंग जो ह्यूमन बीइंग्स की कॉन्शियसनेस है, मतलब जैसे आप सोचते हो तो उस चीज के ऊपर अगर अटैक हो रहा है, जैसे टर्म्स है टारगेटेड एल्गोरिदम्स, फेक न्यूज के थ्रू, या जो पावर सोशल मीडिया, अगर इस नेक्सस को मिसयूज किया जाता है थ्रू एआई, तो इस चीज को कंट्रोल और मिटिगेट करने की बात की जा रही है थ्रू दिस लॉ ऑफ यूरोपियन यूनियन। हम्म। तो ये ऑल्टरिंग द कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, गेटिंग टू एक्ट इन अ वे दे वुड नॉट हैव अदरवाइज, तो उनका डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। और इसके अलावा हम बात कर सकते हैं ब्लेचले डिक्लेरेशन की, अगर हम इंटरनेशनली और प्रोविजंस की बात करते हैं तो दैट इज ऑल्सो टू रेगुलेट द एआई। हाँ, इसमें मैं अगर एक बार मैं कंक्लूड करता हूँ उसको ऊपर वाले का, हम्म। तो इसमें बस थ्री फोर टू फोर इंपॉर्टेंट एरियाज है। पहला है कि एक तो आप एआई को यूज कर रहे हैं नॉर्मली, जैसे चैट जीपीटी हो गया, आप फोटो बना रहे हो या फिर आप गाना बना रहे हो, जो भी चीज। लेकिन जो दूसरा वाला एरिया है, फॉर एग्जाम्पल इट इज यूजिंग एआई फॉर चेंजिंग द पीपल्स चॉइस, पीपल्स मैनिपुलेशन, वोटर बिहेवियर चेंज कर रहे हो, आप टारगेटेड एल्गोरिदम प्रोड्यूस कर रहे हो, गिवन फेक न्यूज प्रमोट कर रहे हो, तब हार्मफुल एआई प्रैक्टिसेस हैज बीन बैंड। ये पहला इंपॉर्टेंट क्लियर हो। दूसरा, मैनिपुलेटिव टेक्निक को बैन किया गया। तीसरा, कि जो वर्नेबल ग्रुप्स है, डिसेबिलिटी डिसेबिलिटी उसको एक्सप्लॉइट करने है, उसमें बैन किया गया। और दूसरा कि पब्लिक अथॉरिटीज एआई को यूज नहीं कर सकते सोशल क्रेडिट को स्कोर देने के लिए, कि भाई ये इंसान है, ये इसने टैक्स दे दिया सही टाइप से, इनका इनके पीछे में कोई एफआईआर नहीं लगा हुआ है, इनके दो बच्चे हैं, ऐसे करके चाइना में एक सोशल स्कोर है, सोशल क्रेडिट स्कोर है, कि हर एक इंसान कितना मॉडल सिटीजन है। तो ये बैन है किया हुआ। उसके बाद फिर रियल टाइम बायोमेट्रिक्स जो आइडेंटिफिकेशन है, इट इज ऑल्सो बैंड। और तो ये लिमिटेड रिस्क भी आइडेंटिफाई किया गया है कि चैटबॉट्स जो हैं एआई हाँ, के थ्रू ऑपरेट होते हैं, इमोशनल रिकग्निशन होता है या बायोमेट्रिक कैटेगराइजेशन सिस्टम्स जो होते हैं, तो अगर उसमें भी एआई मैनिपुलेट कर देता है इमेजेस को, ऑडियोज को, वीडियोस को, मतलब डीप फेक्स की बात हो रही है, तो वो भी बैन किया उसकी भी यहाँ सब जगह। रेगुलेट की बात की। तो तीन एरियाज हैं यहाँ पे, ये भी है रेगुलेटिंग द हाई रिस्क एआई सिस्टम, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो इम्पैक्ट हो रहा है। सेकेंडली सिस्टम्स 8 स्पेसिफिक एरियाज में भी आइडेंटिफाई किया गया, जैसे लॉ एनफोर्समेंट हो गया, तो वहां पे भी अपडेशंस होती रहेंगी रेगुलरली। तो अगर बोला तो जाए, सिर्फ यार एक्ट जो बात करें दो भाग में टूटेगा। एक तो है हाई रिस्क एआई सिस्टम, एक और लिमिटेड रिस्क एआई सिस्टम। लिमिटेड में जो अपने आपने बताया चैट बॉट नॉर्मल चीज, हाई रिस्क में जब हम्म। मैंने डिस्कस किया डिटेल में, तो लिमिटेड वाला जो रिस्क प्रॉपर। है इसको रेगुलेट किया जाएगा, हाई रिस्क को बैन किया जाएगा बस। और एक बोर्ड बनेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोर्ड, ये डिसाइड करेंगे हर चीज। तो ऐसे इंडिया में भी होना चाहिए, हाई रिस्क और लिमिटेड रिस्क तोड़ के इसको। यही है वो। हाँ, तो ये नोटिफिकेशन ऑफ सीए रूल्स की बात की जा रही है, मीट्स इंडियाज कमिटमेंट्स टू प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज, तो ये बोला जा रहा है एक्ट ऑफ इंक्लूजन है, एक्सक्लूड करने की बात नहीं की जा रही, जैसे कंसर्न भी है कि मुस्लिम्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, तो वो उनको एक्सक्लूड किया जा रहा है एक तरीके से। तो आप, इट डिपेंड्स कि आप इसको किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। तो बाकी आई थिंक इट्स पॉलिटिकल इन नेचर। हम्म। लेकिन यहाँ बात हुआ कि एटमॉस। वो उसमें बात हुआ कि मुस्लिम से कोई मतलब ही नहीं है, इंडियन मुस्लिम से। वो तो सिर्फ रेफ्यूजी से मतलब है, जो लोग आए हैं। और रेफ्यूजी को सिटीजनशिप देने का अधिकार इंडिया को है। और वहां पर इंटेलिजिबल डिफरेंशिएशन यूज किया सकते हैं, क्योंकि जो माइनॉरिटी इज नॉट इक्वल टू मेजोरिटी। मेजोरिटी कौन? उन लोग जो मुस्लिम से इन द बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। आर्टिकल 14 के अंदर में जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, उसमें आप डिवीजन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटैंसिव और इंटेलिजिबल डिफरेंशिएशन। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो है कि वो सिटीजन है ही नहीं, तो आर्टिकल 14 अप्लाई ही नहीं होता है उनके ऊपर में। होता है, लेकिन जो ऑब्लिगेशन है स्टेट का, कि सिटीजन जा करके आर्टिकल 32 के अंदर में आप एक तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा करके आप डिमांड कर सकते हैं फंडामेंटल राइट, वो नहीं कर सकते।
वो सिटीजन के अंदर। आर्टिकल 15 की बात करते हैं, जैसे वो डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, का सेक्स। तो रिलीजन के बेसिस पे आप नहीं बोल सकते कि डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, क्योंकि 15 ओनली सिटीजन के लिए है। हम्म। तो वही है। नेक्स्ट। हम्म तो इंडियाज मॉनसून कोर जोन में वी आर सीइंग एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड। तो इससे हुई कि जैसे हम मॉनसून फोरकास्टिंग करते हैं, आईएमडी जो करते हैं, तो उसमें और एफिशिएंसी इंक्रीज की जा सकती है। तो लोकेशन अगर देखें तो 100 acres, इट इज इन सेंट्रल इंडिया, RC1, इन दी सिलखेड़ा विलेज इन मध्य प्रदेश, सिहोरी डिस्ट्रिक्ट। तो मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैव बीन इंस्टॉल्ड, वाइटल क्लाउड प्रोसेसेस। तो इंडिया के जो मॉनसून कोर जोन में उसकी लोकेशन डिसाइड की गई है। सो एक ओपन फील्ड में फोकस्ड ऑब्जर्वेशन एंड एनालिटिकल रिसर्च प्रोग्राम है। सो वो ये कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ ने इसको डेवलप किया है, अर्थ साइंसेस, कॉस्ट 125 crore रुपीस, एंड इन चार्ज वुड बी द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी बेस्ड इन पुणे। तो इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के लिए वी नो कि मॉनसून कितना इम्पोर्टेंट है। सो वे यहाँ पे बोला जा रहा है कि साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन अकाउंट्स फॉर 70% ऑफ द कंट्रीज एनुअल एवरेज रेनफॉल, 880 mm। खारिफ कल्टीवेशन के लिए दिस बिकम सिग्निफिकेंट, फूड सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा इंक्रीज ना हो, एडिकेट अमाउंट ऑफ सप्लाई रहे। तो ऑल ऑफ दिस इज लिंक्ड, इनकम ऑफ फार्मर्स और जो रूरल एरियाज के अगर हम मेजरली वो बोले, दैट इज ऑल्सो लिंक्ड विद मॉनसून ओनली। So central India, therefore, it acts as a natural laboratory for the scientists and the meteorologists to perform a hands-on study of Indian monsoon. तो इसलिए कोर जोन बोला जा रहा है, जो मध्य प्रदेश वाला रीजन है। तो वहाँ पे जो डेटा है उसको पूरा प्रॉपरली स्टडी किया जाएगा। एंड जो सिलखेड़ा एरिया है, फॉल्स डायरेक्टली इन लाइन विद द पाथ ऑफ द मेजर रेन बेयरिंग साइनॉप्टिक सिस्टम्स। तो स्पेशल रेनफॉल फोरकास्ट किए जाएंगे, क्लाउड प्रॉपर्टीज क्या है उन सबको स्टडी किया जाएगा। तो we'll be also able to generate and obtain long term observations on cloud microphysics। कैसे अगेन क्लाइमेट चेंज का भी इम्पैक्ट हो रहा है क्लाउड फॉर्मेशन के ऊपर, जो प्रेसिपिटेशन या कन्वेक्शन के ऊपर, तो ऑल ऑफ दैट कैन बी स्टडीड। तो हाई एंड एक एग्जाम्पल है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। देन अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते तो वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट कि ग्लोबली यूज भी कहाँ दे आर पर है गोइंग टू बी। रेगुलेशन में? हम लोग डिटेल करते हैं हम डिस्कशन कि वो हाइपर रियलिस्टिक डीप फेक बनाया जाएगा, डिस इन्फॉर्मेशन होगा, वोटर इन्फ्लेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल कैम्ब्रिज एनालिटिका, इट वॉज यूज टू इन्फ्लुएंस द वोटर इन द ब्रेक्जिट। वो चीज अप्लाई हो सकता है, फार सुपीरियर है। फेसबुक में जो लाइक करते हो, डिसलाइक करते हो, ट्विटर में इसको फॉलो करते हो, नहीं करते हो, सब चीज़ का डेटा इकट्ठा करके आपको वैसे ही इंफॉर्मेशन पेश किया जाएगा जैसे आपको ट्रिगर होते हो। तो पोलराइजेशन सोसाइटी के लिए एआई बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। जैसे हाल फिलहाल में एक केस स्टडी लिया जाए तो ऐसा होता है कि एंटी इंडिया बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियोस वायरल होता है ट्विटर बाकी जगह पर। तो ऐसा देखा गया पिछले 5 दिन के पहले, जो MyGov.in है, वो ट्वीट किए कि व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, और उसके अंदर में बहुत सारे चीज थे इंडिया के अंदर में जो सॉफ्ट पावर को हार्म करने वाले, चाहे वो रेप से रिलेटेड हो, चाहे वो हाइजीन से रिलेटेड हो, हर चीज। और उसका देखा गया कि वो जो लाइक्स और डिसलाइक है और फिर उनका जो एंगेजमेंट है इतना ज्यादा हाई रहता है। 500 फॉलोअर है लेकिन मिलियंस में इंप्रेशन है, लेकिन बाकी जगह में बहुत कम रहता है। इसका मतलब ट्विटर, उनका जो एल्गोरिदम है, इट वॉज डिलिबरेटरी, उसको एक पुश कर रहे थे नैरेटिव को। तब इंडियंस ने उसी को यूज करके और नैरेटिव ब्रेक किया ओवरऑल। तो MyGov.in वो भी इसमें कूद गए थे। तो ओवरऑल एआई का इमिनेंट डेंजर है, हर जगह यूज कर सकते हैं। अभी पिछले बार जब 2019 में इलेक्शन हुआ था, जिसमें जो इलेक्शन में एक पॉलिटिशियन थे, उसने अपने स्पीच को डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था थ्रू द एआई। लग रहा था कि वो बोल सकते हैं, तमिल भी बोल सकते हैं, बंगाली बोल सकते हैं, उड़िया भी बोल सकते हैं, सब चीज़ बोल सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे है कि स्पीच जब बोल रहे हैं तो क्या स्पीच मैनिपुलेशन हो जाएगा? फॉर ऑन इट इज ओनली फॉर द टारगेटेड डिलीवरी, वो क्वेश्चन उठता है। तो इतने सारे एरियाज है, इसलिए रेगुलेटरी जो टाइट रोप है, इंडिया में ऐसा कोई एक्ट नहीं है रेगुलेट करने के लिए। जैसे ईयू में अभी ईयू एआई एक्ट है, इंडिया में नहीं है, कोई बोर्ड नहीं है।
ऑलरेडी जो प्रोविजन आईटी एक्ट के अंदर, इट इज ओनली फॉर रिकमेंडेशन कि आप करिए, सजेशन। इट इज नॉट, इट इज नॉट बेस्ड ऑन द पिनलाइजेशन कि आपको कंप्लायंस करना ही। तो अभी जो है वो सेल्फ सेंसर्ड सिस्टम है, इसलिए नीचे में एक और एक आर्टिकल है, सेल्फ सेंसर पे बात होता है। हर एक जो बिग टेक है, दे आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ सेंसर, खुद करेंगे। अंदर में ग्रीवांसेस रेडियल ऑफिसर बैठेंगे, वो सेल्फ सेंसर करेंगे। क्योंकि जो अभी डायरेक्शन दिया गया भाई मीटी, कि जो भी अनटेस्टेड एल्गोरिदम है उसको पहले मेरे यहाँ भेजिए, मैं अप्रूव करूंगा, फिर आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अनटेस्टेड मतलब क्या, वो उसका डेफिनेशन नहीं है। ऑल एल्गोरिदम अगर गवर्नमेंट ही करेंगे तो फिर एक तरह से गवर्नमेंट का बायस हो सकता है कि ये चीज हटाओ, ये चीज हटाओ, ये चीज हटाओ, ऐसा हो सकता है। तो ओवरऑल इसलिए थर्ड पार्टी एक बोर्ड बैठना चाहिए जो अनबायस हो, उसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर रहे, गवर्नमेंट के भी रहे, कॉर्पोरेट एरिया के रहे, बिग टेक के भी रहे, और फिर डिसीजन लेना चाहिए। तो ये मानसी। ठीक है। इसमें बस यहाँ मोर केमिकल्स इन प्लास्टिक्स, तो यूनेप की एक स्टडी है कि पहले इट यूज टू बी बिलीव्ड कि 13,000 प्लास्टिक केमिकल्स यूज किए जाते थे, बट नाउ इट हैज इंक्रीज्ड मोर देन 16,000 केमिकल्स। तो उनके जो हजार्डस इम्पैक्ट है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी, इन्वायरमेंट के ऊपर भी, हम बात करते हैं कि प्लास्टिक यूज नहीं होना चाहिए। जो हमने क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक्स की बात करी, उसमें जो चेंजेस किए, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ऑल्दो ये ग्लोबल लेवल पे बात हो रही है। तो प्लास्टिक से वाइल द रिलेटेड, प्लास्टिक इंडस्ट्री हैज सेड एनी, हाँ, प्लास्टिक से रिलेटेड रूल्स है, उसका बताओ क्या प्लास्टिक, है? हम्म। आई थिंक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल स्पेसिफिकली प्लास्टिक प्लास्टिक के वेस्ट लिए तो नहीं। मैनेजमेंट रूल 2016 है, अच्छा। उसमें अमेंड लाया गया, 18 लाया गया। उसमें बोला गया कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के लिए उसमें भी ईपीआर स्टैंडर्ड आएगा कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो गंदा फैला रहे हैं, वही जो प्लास्टिक बना रहे हैं उन्हीं का हक है कि वही जा करके रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं उन्हीं का है कि वो जाकर रिसाइकिल करें। ये ईपीआर होगी। और तीसरा चीज आता है उसमें, जो माइक्रोन के हिसाब से जो प्लास्टिक को डिवाइड किया गया, कितने माइक्रोन से नीचे उसको यूज नहीं किया जाएगा। मोस्टली रिसाइकल प्लास्टिक यूज किया जाएगा, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक यूज किया जाएगा। लोकल बॉडीज को मैंडेट दिया जाएगा, ऑटोनॉमी दिया जाएगा कि आप रिसाइकलिंग प्लांट कर सकते हो। ये प्लास्टिक वेस्ट तो मैनेजमेंट। कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लिंक।